दूसरी क्लास है थर्मोडायनेमिक्स पे। तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक लिया था, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, व्हाट वाज़ आवर लास्ट टॉपिक? वी टॉक्ड अबाउट सम साइन कन्वेंशन कि कब आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है या इंटरनल एनर्जी में चेंज को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ की बात की थी कि हीट एब्ज़ॉर्ब अगर है तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर हीट सिस्टम एमिट कर रहा है हीट को तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है? तो आज मैं जो नया टॉपिक लेने वाला हूँ वो है आपका इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होते हैं पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन सब की ज़रूरत आपको आगे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो द टॉपिक इज़ इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिकेटर डायग्राम मीन्स इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द सिस्टम। आपके पास कोई सिस्टम है, उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। अब आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको वेरिएबल्स चाहिए जिनके बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे। सो इंडिकेटर डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम यूजिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या होंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वो क्या क्या थे? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया। तो ठीक है, इनमें से किन्हीं भी दो के बीच आप ग्राफ प्लॉट कर लो, यू विल गेट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसको आप बोलोगे इंडिकेटर डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इफ यू आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन हम उसको कहते हैं इट इज अ इंडिकेटर डायग्राम, बट उसको हम कहेंगे कि कैसा इंडिकेटर डायग्राम है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज देखो, एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। देखो, सी, इस एक्सिस पे मैं, जो ये आपकी वाई एक्सिस है, इस पे इफ आई टेक प्रेशर, सपोज दिस पॉइंट इज P1, और इस पे मैं क्या ले रहा हूँ? इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम प्रेशर। एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग प्रेशर, एंड ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्रेशर, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग वॉल्यूम। ठीक है, सपोज ये कोई गैस के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ। इनिशियली किसी गैस का जो प्रेशर था वो P1 था, और जो वॉल्यूम था उसका V1 था इनिशियली। सपोज किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी गैस का प्रेशर क्या है? P1 है, और वॉल्यूम क्या है? V1। अब हमने क्या किया, सपोज गैस में क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। गैस गॉट एक्सपेंडेड बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल चेंज। बाहर से कुछ भी हुआ या कुछ वर्क हुआ इस पे, या हीट सप्लाई हुई, चेंज क्या हो गया कि जो गैस थी वो एक्सपेंड हो गई। अगर गैस एक्सपेंड हो गई तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, गैस के एक्सपेंड होने पे प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा? क्या कौन सी चीज़ डेफिनेटली है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी? वॉल्यूम। सपोज वॉल्यूम देखो, पहले V1 था, अब इंक्रीज होके क्या हो गया? V2। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा हो तो प्रेशर डेफिनेटली कम हुआ होगा। यस। तो सपोज नाउ दिस इज द स्टेज बी। पहले इनिशियली आपका जो पार्टिकल, जो आपका गैस था, वो स्टेट ए में था, जहाँ पे कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। गैस हो गई एक्सपेंड, एक्सपेंशन हो गया गाय में, गैस में, तो अब उसका वॉल्यूम P2 हो गया, और V2 हो गया, इसका P2 हो गया प्रेशर, और वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज एक्सपेंशन। देखो ऐसे टेक प्लेस हुआ है, इनिशियल ए से बी की ओर। पहले इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन इज योर बी, तो इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन। और जो ये डायग्राम आपको मिला, दिस डायग्राम विल सो गिव यू, दिस डायग्राम इज नथिंग बट द इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। इसको ही आप इंडिकेटर डायग्राम बोलोगे। ठीक है, और इस एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, सम वर्क वुड हैव बीन डन, कुछ काम करना पड़ा होगा। तो जो वो वर्क डन है उसको अगर आपको निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ होगा, तो जो ये कर्व है, ए से बी तक जो ये कर्व बना, इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, ये एरिया देखो, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लो, द अमाउंट ऑफ दिस एरिया विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन फॉर दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के लिए जितना वर्क डन हुआ होगा, दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द कर्व। ये बात समझ आई बेटा? ठीक है, अब दूसरा, हम इसमें एक्सपेंशन की जगह अगर मैं कंप्रेशन लूँ, फिर से वही, जिस एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया था मैं वहाँ वॉल्यूम ही ले रहा हूँ, और यहाँ मैंने प्रेशर लिया था, यहाँ मैं प्रेशर ही ले रहा हूँ इस वाली एक्सिस पे। फिर से देखो, इनिशियल पोजीशन सपोज ये है आपकी P1 V1। ठीक है,
इनिशियल पोजीशन है आपकी P1 V1, जो आपका पार्टिकल था उसका वॉल्यूम V1 था और उसका प्रेशर क्या है, P1 है इनिशियली। ठीक है, अब आपको ये दिस इज P1 नॉट V1, P1। ठीक है, अब आपको मैं कह रहा हूँ कि गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स गैस में अब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, गैस में कंप्रेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा कंप्रेशन करने पे? वॉल्यूम विल गेट डिक्रीज। तो देखो वॉल्यूम पहले V1 था, ज़्यादा था, अब ये वॉल्यूम डिक्रीज हो, अब यहाँ पे पहुँच गया आपका पार्टिकल, मतलब आपकी गैस की स्टेट ये हो गई कि वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया है, तो प्रेशर आपका ये P2 हो गया है और वॉल्यूम इसका क्या हो गया यहाँ पे ये V2। तो V2 बड़ा है या V1 बड़ा है? क्लियरली यू कैन से दैट V2 इज लेस देन V1, सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनल स्टेट आफ्टर, पहले यहाँ पे था, आपने क्या किया इसमें कंप्रेशन किया, तो देखो एरो देखो कहाँ से कहाँ है, इनिशियल स्टेट इज ए, कंप्रेशन करने के बाद आप पहुंचे बी पे, तो दिस इज नोन एज कंप्रेशन। ठीक है, तो अगेन जो इस केस में वर्क डन होगा दैट विल अगेन बी नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व, और इस प्रोसेस को आप कहोगे कंप्रेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। कंप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, आपने कंप्रेस कर दिया वॉल्यूम को, V2 कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आता है, वर्क डन के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है और उस फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे, वो फॉर्मूला आपकी टिप पे होना चाहिए। देखो, मैं सपोज एक केस ले लेता हूँ गैस एक्सपेंशन का, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंशन होते वक्त कितना वर्क डन होगा, उसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। ग्राफिकल से तो आपको बता दिया मैंने, ग्राफ प्लॉट करके उसके एरिया निकाल देना है, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, आपको विदाउट ग्राफ के अगर आपको निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है आपके पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड, इसमें क्या किया हमने, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक पिस्टन से। Suppose it is connected with a piston. This container, which is in the shape of cylinder, is provided with a frictionless moving piston. जो ये piston है frictionless है, ठीक है, there is no friction in this piston. Now let, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दी, गैस, और गैस का प्रेशर मैंने ले लिया P। इसके अंदर गैस है, गैस फिल की हुई है जिसका प्रेशर है P। अब सपोज इनिशियली आपका पिस्टन जो है वो यहाँ पे था, देखो जो ये मैं नई बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज इट वाज द इनिशियल कंडीशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, और यहाँ नीचे गैस भरी हुई थी, इस पोर्शन में ये फुल गैस भरी हुई थी अंदर, इस गैस का प्रेशर था P, और इनिशियली इट वाज द पोजीशन ऑफ पिस्टन, ये जो ये है ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब क्या क्या इस गैस में प्रेशर की वजह से दिस पिस्टन विल फील अ फोर्स, due to the pressure of gas, this piston will experience a force, yes or no? So आप मुझे एक चीज बताओ, what will be the force exerted by gas on piston? गैस पिस्टन पे फोर्स लगाएगी ड्यू टू प्रेशर, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स, एफ। प्रेशर आपको पता है और एरिया मैंने आपको बता दिया था, इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, तो P इंटू ए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ये बात समझ आई सबको? ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो देखो, इनिशियली आपकी ये थी पिस्टन पिस्टन की पोजीशन, अब ड्यू बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये पिस्टन कहाँ मूव हो गया, यहाँ से यहाँ मूव हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन में, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन ऊपर मूव हुआ, क्यों मूव हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, गैस ने जो फोर्स एग्जर्ट किया पिस्टन पे, उस फोर्स की वजह से आपका जो ये पिस्टन था ये मूव हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, dx डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज दिस गैस हैज डन सम वर्क, इस गैस ने कुछ काम किया, इसका गैस ने एक फोर्स एग्जर्ट किया, फोर्स एग्जर्ट क्या किया, तो द वर्क वाज डन, वर्क इज डन बाय गैस, सो वर्क डन बाय गैस इन moving the piston by displacement dx, कितना होगा बेटा बताओ,
dx dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इस गैस ने जो वर्क डन किया, सपोज दैट इज dw, तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx है और फोर्स f है, यही वर्क डन होगा। और आपको टोटल वर्क निकालना है, दिस इज द स्मॉल वर्क। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो यू विल इंटीग्रेट इट, यू विल इंटीग्रेट इट। अब आप क्या करोगे, आप देखो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, फोर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इंटीग्रेशन एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी इंटू ए, और डी एक्स की जगह डी एक्स रख सकता हूँ। तो वट विल इट बिकम, सी डब्ल्यू इक्वल्स टू, जो ये डब्ल्यू है आपका पी ए डी एक्स क्या होता है आपका एरिया, ये एरिया था इसका, इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इफ एरिया इन वॉल्यूम, यस, तो पी को पी रखूंगा और ए डी एक्स बन जाएगा आपका वॉल्यूम। तो आपका जो वर्क डन डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू कितना आ गया आपका, इंटीग्रेशन पी डी वी। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, विद द थिंग विच इज चेंजिंग हियर इज वॉल्यूम। सपोज इनिशियल वॉल्यूम वी वन था और दूसरा वॉल्यूम क्या था, वी टू। तो सो कोई भी आपको पूछे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम वी वन टू वी टू, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू पी डी वी। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, पी dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा फ्रॉम v1 टू v2, और ये बन जाएगा आपका, इसको ये बन जाएगा आपका p v2 माइनस v1, और इसको मैं लिख सकता हूँ p v2 माइनस v1 को लिख सकता हूँ डेल्टा v। तो वर्क डन w इज इक्वल्स टू p डेल्टा v। आप इस आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों क्या है, वर्क डन। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो आपका वर्क डन कितना होगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस गैस एक्सपेंशन। क्लियर हुआ बेटा ये सब आपको? yes, ठीक, गुड। इसके बाद आता है, दो टर्म और आएंगे छोटे छोटे, जो हैं साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो पहले मैं बात करता हूं नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। सी व्हाट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस? ए नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब जैसे हमने गैस एक्सपेंशन बोला था, ये इनिशियली पोजीशन क्या थी इसकी, P1 V1, इनिशियल स्टेट गैस की ये थी A, it was P1 and here it was V1, और कुछ टाइम बाद इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम बन गया V2, प्रेशर बन गया P2, बाद में फाइनल स्टेट हो गई इसकी V2, ये B, इनिशियल स्टेट वर्ड्स A एंड फाइनल स्टेट इज B। तो इस टाइप का प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट अलग हो और फाइनल स्टेट अलग हो, मतलब सिस्टम पहले ए स्टेट में था और इसमें कुछ चेंज हुआ, सिस्टम बी स्टेट में पहुंच गया, तो अभी अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं है, it has not come back to its initial position, initial state। so इस टाइप के प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, दिस इज योर नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस इसको बोलेंगे हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच, इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेफिनेशन, इन विच सिस्टम, in which system does not return to its, in which system does not return to its initial state। इस केस में आपको दोनों दिख रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, बोथ आर डिफरेंट, इनिशियल स्टेट। तो ये बात समझ आई। इनिशियल, अगर आपको नॉन साइक्लिक प्रोसेस कोई पूछे कि भाई जिस सिस्टम में, या ऐसा प्रोसेस जिसके ड्यूरेशन में आपका सिस्टम इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, दैट प्रोसेस इज योर नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसके अंडर जितना एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया इस कर्व के अंडर, दैट विल बी द वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। मतलब इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में कितना वर्क डन होगा, जितना ये एरिया होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, इट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर?
बेटा हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। फिर ऐसे ही जैसे अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, सेम वैसा ही साइक्लिक प्रोसेस भी है। उसमें बस चेंज क्या होगा कि इसमें सिस्टम सिस्टम क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं, सेम बिल्कुल वही है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। देखो कैसे, सी एनी प्रोसेस इन विच सिस्टम returns to its initial position, to its initial position after undergoing a series of change, after, अभी इसका मतलब मैं समझाता हूँ ये क्या, आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस, after undergoing a series of changes in series of changes is known as cyclic process. सी, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखो इसमें इनिशियल पोजीशन में वापस आएगा, कुछ चेंजेज हो रहे हैं सिस्टम में ऐसे कि वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं फिर से प्रेशर लूंगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ आपका वॉल्यूम। सो दिस इज पीवी डायग्राम, एक इंडिकेटर डायग्राम है। सपोज दिस वाज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पी वन वी वन, मतलब प्रेशर पी वन वी वन है, और जब यहाँ पे आता है तो ये पी टू वी टू होता है। सपोज गैस में ऐसे कुछ चेंज हुआ, इनिशियली स्टेट है और कुछ इस तरह से चेंज होते हुए यहाँ पहुंची गैस आपकी, मतलब गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ ऐसा चेंज हुआ। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन बी, यहाँ पे पहुंच गई गैस आपकी। अब आपने इस पे एक्सटर्नल वर्क ऐसा किया, बाहर से कुछ वर्क किया कि ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच गया ऐसे, मतलब यहाँ पे तो एक्सपेंशन हुआ गैस का, बट बाहर से सम एक्सटर्नल वर्क करके आपने फिर से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन भी हो गया साथ में ही। आपने तुरंत जैसे बी पे पहुंचा, कुछ वर्क किया या हीट किया या कुछ भी किया, और इसको दोबारा इसकी इनिशियल स्टेट में पहुंचा दिया। तो देखो इस केस में इनिशियल स्टेट क्या थी, ए, फिर ये पहुंचा बी पे, बी के बाद दोबारा वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ग्राफ के हिसाब से बताओ मुझे। कोई बता सकता है मुझे? देखो एक बार दोबारा रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि इस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। जब जब आपका नॉन साइक्लिक था तो एरिया अंडर द कर्व आ रहा था। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें कौन सा एरिया आएगा। देखो इसको इंडिविजुअली देखते हैं। इंडिविजुअली हम कैसे देखेंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स, इसको नाम दे देता हूँ वाई। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है और ये कोई पॉइंट यहाँ पे वाई है। आपका जो इनिशियल पोजीशन था गैस का वो ए था, एक्स से होते हुए बी पे पहुंचा, बी से फिर वाई होते हुए ए पे दोबारा वापस आ गया। सो दिस, हाँ बोलो बेटा। जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, नहीं बेटा जीरो वर्क डन नहीं होगा हमेशा, कभी कभी जीरो हो सकता है बट ऑलवेज इट विल नॉट बी जीरो। देखो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। पहले सिर्फ एक्सपेंशन की बात करो, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक्सपेंशन का जो कर्व है उसके अंडर जो कर्व, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है, दैट मीन्स ये सारा एरिया, जो ये रेड एरिया आपको दिख रहा है मैं जिसको डॉट कर रहा हूँ, इट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यस और नो। क्योंकि एक्सपेंशन वाला कर्व कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये वाला, तो इसके नीचे जो वर्क डन आ रहा है इट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यस और नो। ठीक है, नाउ अब मैं कह रहा हूँ कंप्रेशन भी साथ में ले रहा हूँ, यहाँ से कंप्रेशन भी हो रहा है, तो कंप्रेशन के ड्यूरेशन में कौन सा वर्क डन होगा, जो कंप्रेशन वाले कर्व के नीचे का एरिया होगा, दैट मीन्स ये वाला, इतना अमाउंट है कि नहीं। ये वर्क डन सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन के लिए आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन, देखो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। मैंने आपको क्या कहा था, गैस वर्क डन पॉजिटिव कम लेते हैं, कब लेते हैं, जब सिस्टम वर्क कर रहा हो। यहाँ पे सिस्टम क्या है आपकी गैस, और एक्सपेंशन गैस की वजह से हो रहा है, हो रहा है या नहीं, गैस के प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन खुद हुआ, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन।
सो इसका मतलब ये पूरा वर्क डन जो रेड वाला था ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जो कंप्रेशन हुआ उसमें जो वर्क डन हुआ वो गैस ने नहीं किया, वो हमने किया बाहर से, हमने दबाया उस पिस्टन को, तभी तो कंप्रेशन हुआ होगा। तो इस दौरान वर्क डन विल बी नेगेटिव फॉर कंप्रेशन। सो टोटल वर्क डन डब्ल्यू विल बी, इन दोनों को आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ये ऊपर वाला W1 है सपोज, नीचे वाला W2 है, मतलब टोटल जो W एरिया वर्क डन था रेड वाला, उसमें से ग्रीन वाला वर्क डन माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? सिर्फ ये बचेगा ना, ये वाला जो अंदर एक कर्व बन रहा है, इसके अंदर का जो एरिया है, इट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। नहीं बचेगा? देखो ये बात समझ आई कि सिर्फ ये अंडर का एरिया क्यों बचा? Yes, sir. तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस? एरिया, मैं एरिया का नाम लिख रहा हूं, देखो ए एक्स बी वाई ए, एरिया ए एक्स बी वाई ए। एक्स क्या है? ये है, और वाई क्या है? ये है यहाँ पे, ये देखो दिस इज योर वाई, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ मैं इसको। दिस पॉइंट वाज वाई, दिस वन यहाँ पे लिया था मैंने वाई, जैसे यहाँ पे एक्स लिया है, तो एरिया ए एक्स बी वाई ए, देखो ये जो इस सर्कल टाइप का बना हुआ है, ये सर्कल नहीं, इट्स इलिप टाइप। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। तो बेटा क्लियर हुआ साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ये क्यों हुआ? जी सर। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ आ गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली हैं टॉपिक्स। ठीक है, उससे पहले वर्क डन में थोड़ा बहुत फिर से कुछ कंक्लूजन है जो आपको याद ध्यान रखने हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अगर जब हमने साइक्लिक प्रोसेस की बात की तो जो वर्क डन है न्यूमेरिकली क्या था, जो वो लूप बना था उसके एरिया के इक्वल था। ठीक है, और जो लूप है अगर उसको आप क्लॉकवाइज ले रहे हो, देखो क्लॉकवाइज लेने का मतलब लूप ऐसा बना था ना आपका, ये लूप ऐसे ही बना था, यस और नो? यस सर। तो अगर वर्क डन निकालना आपने साइक्लिक प्रोसेस में, तो इसके अंदर जो इस लूप के अंदर जितना भी एरिया है, दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें दो वर्क डन थे, एक पॉजिटिव लिया था हमने, एक नेगेटिव। तो फॉर योर सिंप्लिसिटी एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इफ लूप इज ट्रेस्ड, इफ लूप इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज, अगर आप लूप को कैसे ट्रेस कर रहे हो क्लॉकवाइज, देन डब्ल्यू इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। इस केस में देखो ए से बी तक क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं? और ए से सी के अगर मैं जाऊंगा तो वो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? ए से सी जाने, ए से बी जाने में, ये वाई से होते हुए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जहां पे आप क्लॉकवाइज ले रहे होंगे कोई भी चीज को, तो वो क्या लेना है आपको, वर्क डन वहां पे सीधे पॉजिटिव लेना है। और ए से वाई होते हुए अगर बी जा रहे हो तो वहां से वर्क डन आप क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर एरिया में अगर आपको कहीं पे सिंपली आ रहा होगा कि एक प्रोसेस ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे वो P1 V1 दे देगा और यहाँ P2 V2 दे देगा, बोलेगा वर्क डन निकालो। तो वर्क डन जो भी आएगा इसके अंदर के एरिया जो भी आएगा उसको आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? इस वाले केस में वर्क डन आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ट्रेस है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? आप ए से बी के लिए एरो है या बी से ए के लिए एरो है? इस केस में उल्टा एरो है ना, सो हियर वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, जहां से कि क्वेश्चंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास बन जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये टॉपिक, पढ़ा है ये? ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन, यही बोलना चाह रहे हो आप? थोड़ा गड़बड़ हो गई, बाकी तो सही जा रहे हैं आप, बहुत क्लोज थे, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। देखो क्या गड़बड़ हुई? हाँ, अच्छा डेल्टा क्यों नहीं लिखा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ चीज़ें। देखो सबसे पहले तो
आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट डज दिस लॉ सिंप्लीफाई, मतलब इस लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट टेल्स यू अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड, मतलब जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं या जो एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं, वो सारी की सारी एनर्जी कंजर्व रहती है। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये इस सर चीज को जैसा फॉलो। सर ये कहता है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, हाँ, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट यस, हो सकती यस, वेरी गुड। जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, वो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, बट एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, अब देखो, सिंपली सपोज आपके पास कोई सिस्टम है, इसको मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम की अपनी इस सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, इस सिस्टम, जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट डज इट मीन? सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर रखा हुआ है आपने, क्या ये वाटर कुछ वर्क डन कर सकता है? इस वाटर की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, पहले हाँ या ना बोलो। है। यस सर। होगी, बिल्कुल। अब ये वाटर, इज दिस वाटर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क? देखो, अगर मैं इसको हीट एनर्जी सप्लाइड करूं नीचे से, तो ये वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, स्टीम बनेगी, और स्टीम के थ्रू वर्क डन हो सकता है। यस सर। सो दैट मीन्स दिस वाटर इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। वर्क। ये वर्क कब हुआ? जब आपने क्या किया, इसको एक्सटर्नल हीट दी, एनर्जी दी इसको बाहर से। हीट इज एनर्जी, है कि नहीं? तो जो ये हीट एनर्जी आपने इसको बाहर से दी, इस हीट एनर्जी का जो यूज होगा वो दो तरीके से होता है। एक तो कुछ पार्ट इस हीट एनर्जी का वर्क डन में चला जाएगा, जो भाप बनी, भाप की वजह से वर्क डन हुआ, और जो थोड़ा बहुत एनर्जी और रहेगी, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू थी, इसको चेंज कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो वो सपोज दैट इंक्रीज इज डेल्टा यू। डिक्रीज भी कर सकती है किसी केस में, बट अब मैं अभी सिर्फ इंक्रीज वाले केस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब, जो आपने एक्सटर्नल एनर्जी क्यू, डेल्टा क्यू इस सिस्टम को दी, इस डेल्टा क्यू ने क्या किया, इस डेल्टा क्यू का यूज दो तरीके से हुआ। एक तो इस डेल्टा क्यू का यूज एक तो वर्क डन में होगा, और दूसरा ये डेल्टा क्यू का कुछ पार्ट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, डेल्टा यू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है, या स्टेटमेंट आपको कोई पूछता है, तो आप क्या कहोगे? इफ सम हीट इज सप्लाइड टू एनी सिस्टम, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इफ, मैं लिख भी लेता हूँ आपके लिए, आप साथ में लिख लेना अगर आपको जरूरत पड़े। इफ हीट इज सप्लाइड टू a system, to a system which is capable of doing work, which is capable of doing work, then the heat absorbed by the system, absorbed by the system will be equal to, will be equal to the sum of increase in its, will be sum of increase in its internal energy प्लस इंटरनल एनर्जी। किस किस चीज का सम होगा? एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप आगे ग्रेजुएशन करते हो, नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएशन या बीटेक भी करते हो, तो आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में। वहाँ आपको और डिटेल में ये सब पढ़ना पड़ेगा, बट बेस यहीं से आपका क्लियर होना चाहिए।
ठीक है? तो मतलब आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम ने अपने सराउंडिंग से डेल्टा क्यू हीट ले ली, एब्ज़ॉर्ब कर ली। तो वो उस डेल्टा क्यू हीट को कैसे यूज़ करेगा? उस डेल्टा क्यू हीट का क्या होगा? वो डेल्टा क्यू हीट जो है, वो 2 तरीके से यूज़ हो जाएगी। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में को चेंज कर देगी डेल्टा यू में, और दूसरी सिस्टम कुछ वर्क डन करेगा उस डब्ल्यू में, ठीक है? तो जो सपोज़ नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, 3 चीज़ों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू, दूसरा मैं लिख रहा हूँ डेल्टा यू, और तीसरा लिख रहा हूँ मैं डेल्टा डब्ल्यू। ये 3 चीज़ें क्या हैं देखो, डेल्टा क्यू इज़ हीट एब्ज़ॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट एब्ज़ॉर्ब्ड बाय सिस्टम, या एब्ज़ॉर्ब्ड मत लिखो, इसको लिखो आप सबसे बढ़िया, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग, हीट सप्लाइड टू सिस्टम बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग हमने बाहर से ही तो हीट किया था इसको, तो हम क्या कहेंगे, हीट जो डेल्टा क्यू है, इट इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने जो काम किया, वर्क डन बाय सिस्टम। फिर से मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है या सपोज गैस है, वट एवर इट इज़, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, बाहर से आपने इसको डेल्टा क्यू हीट दे दी, कैसे दी? हीट करके दी या किसी भी अनदर मीडियम से दी। तो डेल्टा क्यू हीट है, जब ये सिस्टम इस डेल्टा क्यू हीट को लेगा, तो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ? डेल्टा यू। और बाकी जो एनर्जी बच गई उसका यूज़ क्या होगा? वर्क डन में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो ये डेल्टा क्यू एनर्जी थी, डेल्टा क्यू, इट इज़ द सम ऑफ डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड द वर्क डन। एंड यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ आया कुछ ये क्या हुआ यस सर। सबको? श्रुति है? सो गई? पारुल? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब हम डेल्टा डब्ल्यू की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल चुके हैं। मैंने आपको कहा था आपको ध्यान रखना है पी डेल्टा वी, अभी किया था हमने कुछ देर पहले डिराइव किया था, हमने कुछ देर पहले भी यस डिराइव सर। किया था ना, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो वर्क डन ही पी डेल्टा वी था। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ऐसे भी लिख सकते हो और डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? दोनों, ये डेल्टा डब्ल्यू की फॉर्म में और ये पी डेल्टा वी की फॉर्म में है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है? 1:10 है। क्या नया टॉपिक हो पाएगा? नहीं ले रहा हूँ मैं नया टॉपिक, छोड़ो। आपको क्या करना है, इस एक बार थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ को दोबारा से देखना है, और कल की क्लास में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का। और साथ में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट, जो कि हम पिछले चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन गैस के लिए स्पेसिफिक हीट में दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है गैस की। हम गैस स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते हैं, तो गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, सीपी और सीवी। यही हम कोशिश करेंगे कि ये दो क्यों हो रही हैं गैस के लिए। सॉलिड के लिए तो स्पेसिफिक हीट एक ही है, लिक्विड के लिए भी हमने एक ही स्पेसिफिक हीट पढ़ी, बट गैस के केस में दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती हैं, और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो आपके लिए टास्क है, आपको एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ना है, साइक्लिक प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और उसके अलावा जो आपको बताया वर्क डन ड्यूरिंग द गैस एक्सपेंशन। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है, ठीक है? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे